और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय। फर्रुखाबाद की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब तक इस तरह की घटनाएं आमतौर पर अमेरिका या यूरोपीय देशों में आते रहे हैं, जब अचानक कोई सिरफिरा स्कूल में घुस जाता हो, बच्चों को बंधक बना लेता हो, या गोलियां बरसाने लगता हो, या बस चला डालता हो किसी के ऊपर। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसी शख्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जब बाथम ने 23 बच्चों को बंधक बना लिया। 10 घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा, वो गोलियां बरसाता रहा, वो बम चलाता रहा, और आखिरकार पुलिस के ऑपरेशन में मारा गया। उसकी पत्नी भी मारी गई। लोगों के गुस्से का वो शिकार हुई। पता नहीं मालूम कि वो किस पक्ष में थी, अपने पति के या उसके खिलाफ, मगर वो गुस्से का शिकार हुई। मगर सवाल बड़े खड़े हो गए इस घटना के बाद से कि आखिर कैसे इतना हैवान बन गया, इतना शैतान बन गया ये शख्स सुभाष बाथम। कैसे उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? क्या उसकी मानसिक स्थिति खराब थी इसलिए उसने दिया ऐसे? क्या वो साइको हो चुका था, या फिर कुछ आरोप भी उसके हैं अपने आसपास के लोगों पर? जैसा कल सुना गया, वो बता रहा था कि उसकी पत्नी से रेप हुआ, उस पर लोग छीटाकशी करते थे, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला। ये तमाम बातें क्या सच्चाई है, आज समझेंगे, करेंगे पड़ताल, करेंगे खुलासा इस पूरे मामले की। लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। शामली पटाखा फैक्ट्री में धमाके से बढ़ी मरने वालों की तादाद। अब तक 5 लोगों की मौत, डीएम समेत आला अधिकारी मौके पर। गाजियाबाद में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर करते थे लूट, अवैध असला और फर्जी आई कार्ड बरामद। टिहरी में फेरी बोट संचालन फिर से शुरू। झील के पास ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। 10 महीने का बकाया जल्द भुगतान का किया भरोसा। फर्रुखाबाद में अमेरिका जैसा कांड, घंटों बंधक बने रहे 23 मासूम। सिर्फ सुभाष की सनक या फिर थी गहरी साजिश? आज इसी पर महाबहस। तो इस घटना ने जो सवाल खड़े किए हैं, आज उस पर जवाब जानना, तलाशना और इसे समझना जरूरी है। और इसीलिए वो सवाल कौन से खड़े होते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। इस पूरी घटना ने कि कैसे ये सुभाष बाथम नाम का शख्स इतना खतरनाक बन गया। पश्चिमी देशों के तर्ज पर क्या इसने बंधक बनाने का अपना ये प्लान बनाया? कैसे इतना ये शैतान बना सुभाष बाथम? किन हालातों ने इसे यहां तक पहुंचाया? कैसी थी सुभाष बाथम की मानसिक हालत? क्या वाकई वो सिरफिरा था या दरअसल बेहद शातिर था? क्या लोगों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो पाती, जैसा उसने तमाम इस घटना के दौरान जो बातें कही? कितनी सच्चाई है बाथम के आरोपों में, जो उसने आरोप लगाए हैं? और इस पूरी घटना से क्या सबक है सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए, हमारे लिए? पश्चिमी देशों के तर्ज पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये वो सवाल हैं जिस पर हम आज बात करेंगे महाबहस में। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी, मेरे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, मेरे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, मनोचिकित्सक है, मेरे साथ जुड़ रहे। मनमोहन राय, पॉलिटिकल एडिटर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पांडे, हमारे संवाददाता, मौके पर मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रशांत, मुझे अपडेट कीजिए, आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए कि अब पूरा मामला अब कहां इस वक्त खड़ा है, कहां पहुंचा है, क्या अभी इस वक्त हो रहा है यहां? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा आकर के वहां पर अब सारी चीजें नियंत्रण में ले ली गई हैं। अब गांव में शांतिपूर्ण माहौल है। जो भी पुलिस के द्वारा वहां पर थी, बॉडी वगैरह को लिफ्ट कर लिया गया है और सारी पूरी की पूरी तरीके से गांव में शांतिपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। अजय,
चलिए, तो गांव में शांति बहाल हो गई है और सामान्य हालात पैदा हो गए। मनमोहन जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस वक्त ये खबर आई, कल ठीक यही वक्त था जब खुलकर पूरी बात सामने आई, तस्वीर साफ हुई और महाबहस के दौरान ही हमने इस खबर पर पूरी तरह से तवज्जो देना शुरू किया था। हालांकि खबर आ गई थी 6:30 के आसपास। तब से लेकर पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया, संक्षेप में। तो आ गई थी पहले ही, लेकिन इसकी जो भयानक इसका रूप है वो जब समझ में आया रात को, उसके बाद एकदम से सरकार और पुलिस सब लोग हरकत में आए। एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल, एक वॉर रूम कहा जाए उस टाइप का बनाया गया। सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद लगातार इनपुट ले रहे थे जिले के मजिस्ट्रेट से, जिले के पुलिस कप्तान से, और यहाँ लखनऊ से भी टीमें भेजी गई ताकि मैटर को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। और खुद सीएम लगातार बैठे रहे, ये भी निकल कर सामने आ रही है जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। 1:30 बजे रात तक, 1:30 पौने 2 बजे रात तक लगातार सीएम हाउस में ही एक वॉर रूम टाइप का बना हुआ था, जिसमें आला अधिकारी, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, जो आज नए डीजीपी बने HC अवस्थी, वो सब लोग, ATS के ADG, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम ने खुद कई निर्देश दिए कि बच्चों की सेफ्टी प्रायोरिटी है, बच्चों को एक भी खरोच ना आए, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जो भी हो। पुलिस से एक इनपुट भी आया कि हम इसको तुरंत खत्म कर सकते हैं, लेकिन सीएम का लार्जर कंसर्न ये था कि किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी हानि ना हो, इसलिए थोड़ा ही लंबा खिंचा। हालांकि बाद में पुलिस ने और कमांडोज ने इसको अच्छे से हैंडल करते हुए दोषी को, आरोपी को पकड़ा। बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व DG, क्या आपकी याददाश्त में है कि इस तरह का क्राइम हिंदुस्तान में इससे पहले भी सामने आया हो, जब इतनी संख्या में बच्चों को बंधक बना लिया हो किसी पेशेवर अपराधी किस्म का शख्स, और इसके बाद इतना बड़ा तांडव हुआ हो? आपको याद आ रहा है क्या? या ये तो हम अक्सर सुनते थे, यूरोपीय देशों में होता था, अमेरिका में हम सुनते थे, रूस में हम सुनते थे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में आपने कभी देखा था क्या? हाँ भाई साहब, बिल्कुल आपकी शंका सही है। मुझे तो ऐसा बच्चों को बंधक बना करके और फायर करना और उस पर बार्गेन करना, इस तरह की बात मुझे तो स्मरण नहीं आ रही। कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस में 36 साल में मैंने कभी ऐसा प्रकरण नहीं सुना था। हाँ, ऐसी घटनाएं कई घटित हुई हैं जिनमें कि कमरे में छिपकर अपराधी ने अपने को बचाने की कोशिश की, पुलिस पे फायरिंग की, जैसे इस घटना में हुई, और पुलिस ने बाद में उसको गिरफ्तार किया या इनकाउंटर में मार गिराया। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। और मुख्य कारण जो ये घटना हुई, मुझे तो लगता है कि ये कुछ पागल टाइप का आदमी हो गया था, या जैसे मानसिक रूप से विकृत मानसिकता का हो गया था। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं कि अभी तक हमारे प्रदेश में, क्या देश में कहूं, अपराधी सुधार की कोई कॉन्क्रीट योजना नहीं बनी है। और बहुत से ये अपराधी, मैंने तो इस पर रिसर्च की कि ये मानसिक रूप से बीमार होते हैं और कई दवाएं होती हैं, इनका क्रिमिनल मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मानसिक रोगों के जितने डॉक्टर हैं वो सब पागलों के इलाज में लगे रहते हैं और अर्ध विक्षिप्त लोगों के इलाज में लगे रहते हैं, तो अपराधियों का इलाज न तो वो खुद कराते हैं और न घर वालों के बस में इतना रहते हैं। और एक और बात है कि ऐसे लोगों की जमानत होती क्यों है? अगर जमानत होती तो पहले की तरह कानून बदला क्यों नहीं गया? अब तक हम लोगों को कानून बदलना चाहिए कि 1 लाख रुपए की जमानत पर छोड़ने के बजाय या 20,000 का मुचलका भरने के बजाय अब मोहल्ले के 10 लोगों की गारंटी पर हम छोड़ने का इंतजाम करें। और हमारे जज साहब और वकील साहब ये जिम्मेदारी ले कि दोबारा ये ऐसा क्राइम नहीं करेगा, तभी जेल से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाए, ताकि समाज में इस प्रकार की कलंक की स्थिति न उत्पन्न हो। अन्यथा सामान्यतः या तो पानी मार के कंट्रोल करते थे ऐसे लोगों को, या आंसू गैस के गोले छोड़ के करते थे, या टीयर गैस सेल मारते थे। लेकिन इस वाले मामले में दिक्कत ये थी कि बच्चे अंदर थे, बिल्कुल, तो पानी या आंसू गैस भी नहीं मारी जा सकती। ठीक बात। अब एक ही तरीका था कि किसी तरह, जैसे हाईजैकिंग में होता है, कि बातों में उलझाकर उसका ध्यान भंग कराया जाए। और अब आज मैंने भी इस पे काफी विचार किया कि अब जरूरत है कि बॉडी प्रोटेक्टर कंप्लीट
ऐसा लाया जाना चाहिए जो बुलेट को भी उतना ही रोके। जैसे अभी हम लोग बम डिस्पोजल का कोट होता है, ओवरकोट, उसको पहनकर जाते हैं ऐसे कांड में, तो वो हमको रक्षा देता है गोलियों से, गोली नहीं लगती। लेकिन अब बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी बॉडी का अभी नहीं आया, अभी केवल हाफ बॉडी का होता है और सिर में पट्टा होता है। ठीक बात है तो सुनील कुमार जी, चेहरे में कई सबक पर कमर के नीचे सबक कई हैं इसमें, आप जो कह रहे हैं और उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया कि मानसिक स्थिति इसकी खराब थी और इसके मानसिक उपचार की कोशिश नहीं हो पाती है हमारे देश में, अपराधियों के सुधार की कोशिश नहीं हो पाती है। मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव। कैसे पहुंच जाता है इस हाल में कोई शख्स? सर, मानसिक रोग के बहुत सारे कारण होते हैं और क्रिमिनल माइंडसेट होना, कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं और कुछ सोशल रीजंस भी होते हैं। जैसा इसको देख के लग रहा है कि मल्टीपल रीजंस किसी भी माइंडसेट के पीछे होते हैं और ये व्यक्ति डेफिनेटली जो है वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। और इस तरीके की और परवर्टेड और इस तरीके के माइंडसेट वालों को हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं और ये हमारे नॉर्मल लोगों के बीच ही रहते हैं और इस तरीके की घटनाएं जब हो जाती हैं तब हम उन पर चर्चा करते हैं। इस तरीके के लोगों को अगर हम सेग्रीगेट करें और दिख रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है तो ट्रीटमेंट वाले हम कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं और या उसके कहने पर इस तरीके से बच्चों को ना भेजते। तो इस तरीके का इस समय मेंटल हेल्थ को लेके काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है, बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे है हमारा देश। इस वजह से इस तरीके की घटनाएं रीअक्रेंस हो रही है और इन पर रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ पे काम करें। इस तरीके के लोगों को बहुत जल्दी लोकेट आइसोलेटेड करके इनका इलाज करें और इनको नॉर्मल लाइफ से थोड़ा जब डेविएट करेंगे तभी जो है वो इस तरीके की घटनाओं को हम रोक सकने में सक्षम होंगे। पुलिस ऑफिसर भी मान रहे हैं, इस पर काम करने पूर्व डीजी भी मान रहे हैं, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव आप भी मान रहे हैं कि ऐसे लोगों को समाज के बीच वापस भेजने का जोखिम हम नहीं उठा सकते, चाहे वो बेल दे करके हो, चाहे इनको रहने देने की छूट समाज के बीच में। डॉक्टर आशुतोष, कुछ बातें जो ये बता रहा था शख्स वो काफी अहम है। इस दौरान जो 10 घंटे का ड्रामा चला, उसका कहना था कि उसकी जब वो नहीं था, जेल में था, उसकी पत्नी के साथ आसपास के लोगों ने रेप किया, उसकी पत्नी को भद्दी गालियां देते थे लोग, उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे, कुछ उसने योजनाओं से जुड़ी हुई बातें कही कि उसको घर नहीं मिला वगैरह वगैरह। क्या आपको लगता है कि उसके भीतर गुस्सा सिस्टम को लेकर के भी था, आसपास के लोगों को लेकर भी था? जी देखिए अजय जी, जब तक हमको वास्तविकता ना पता हो कि जो वो क्लेम कर रहा है वो कितने सच्चे थे और कितने झूठे, हम ये तो नहीं कह सकते कि गुस्सा था। पर एक मानसिक स्थिति होती है जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं और उसके अंदर इस तरीके के डिल्यूजन पैदा हो जाते हैं या भ्रम पैदा हो जाते हैं, जिनको हम सरल भाषा में कहें कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, हमारे पत्नी का किसी और के साथ संबंध था, कोई और हमको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि 2001 में इस व्यक्ति ने अपने चाचा की हत्या करी थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी चोरी के इल्जाम में चाचा ने इसको ब्लेम किया था। तो एक व्यक्ति जो इस प्रकार का काम कर रहा है वो उसी समय से मानसिक बीमारी से लड़ रहा था और दुर्भाग्यवश हमारी जेलों में बाहर की दुनिया की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मानसिक रोगी रह रहे हैं। तो अगर ये 10 साल जेल में रहा, ये उम्र कैद की सज़ा काट के आया है 10 साल जेल में, और अगर उस दौरान इसका इलाज हुआ होता तो इस घटना को बचाया जा सकता था। दूसरी चीज़, जब इसको जमानत दी गई 3 महीने के अंदर अंदर इस पिछली बार चोरी के इल्जाम में जी, तो ये भी देखा जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति ऑलरेडी इस तरीके की एक घटना कर चुका है, चोरी के ही इल्जाम में अपने सगे चाचा को मार चुका है, तो दोबारा जब वो चोरी के इल्जाम से वापस जाएगा तो क्या कुछ एक्शन वो ले सकता है। तो मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लोगों को और फोरेंसिक साइकोलॉजी के लोगों को इस समय बहुत हाथ में हाथ मिलाकर काम करने की ज़रूरत है। अब वो समय चला गया कि इंडिविजुअल अपने अपने दायरों में हम लोग काम करते रहें। जी, अब मनमोहन जी, आप भी लगातार कवर करते हैं इन चीज़ों को और हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कल की घटना ने जितना हिलाया है हम सबको, हमने उससे सीखा क्या और इसके पीछे क्या है जो दिख नहीं रहा है, जो दिखा उसके अलग। ये सही बात है कि कल का ऑपरेशन बेहद ही सक्षम था और सफल रहा।
लेकिन इस स्थिति के बनने के पीछे बहुत सारे हालात हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। क्या वाकई सिस्टम में वो खामियां मौजूद हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है ताकि सुभाष बाथम जैसे और पैदा नहीं हो? जी, एक बात तो ये है कि ये आदमी एक मेंटली डिरेंज्ड आदमी था, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन हाँ, आप जो एक बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा लोकल लेवल पे जो प्रशासन है या जो व्यवस्था है वो इतनी जटिल है कि आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता। अब इसने अपने मन में सही, उचित या अनुचित, इसको ये लगता था कि मुझे सरकारी सुविधाएं, ज्यादा न्याय हो गया है, सरकारी धारणा बना रखी थी अपनी कि मुझे सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे शौचालय की सुविधा मिलनी चाहिए, फ्री मकान मिलना चाहिए। हो सकता है कुछ का ये पात्र हो, कुछ का ना हो, लेकिन उसको इन चीज़ों को मिलने में दिक्कत हो रही थी। इसने ग्राम प्रधान को भी गुहार लगाई थी, जिला प्रशासन में भी एप्लीकेशन दी हुई थी जी। वो इसको जब रिस्पांस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन, पहले से ही मेंटली डिरेंज था, फिर इसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ा और उसने ये कृत्य किया। साफ तौर पे एमएलए नागेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी नागेंद्र जी, जी। कल आप भी मौके पर मौजूद थे, मैं समझता हूं, आपसे बात हुई थी कल शायद मेरी। हेलो नागेंद्र जी, आप कल मौके पर मौजूद थे जब ये तांडव इस वक्त चल रहा था? जी, आपसे भी बात हुई थी। राहत की बात है कि बच्चे महफूज रहे, सकुशल उनको छुड़ा लिया गया, लेकिन क्या सीखा? आपके लिए भी कुछ सीखने को था, आपके लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हम सब के लिए इस घटना से? नहीं, व्यवस्था के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, क्या इस घटना ने कोई हमें सबक दिया है? आपको कोई सबक दिया? कोई आदमी अगर साइकेट्रिक है तो उस विषय पर क्या आप उससे अंदाज लगा सकते हैं? हेलो नागेंद्र जी, जी नागेंद्र जी, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, वो भी आपको समझा देंगे कि क्या किया जा सकता था, क्या नहीं किया गया, लेकिन आपको लगता है कि कोई सबक उससे खास लेने की जरूरत नहीं थी? जो बेस्ट एफर्ट्स कल हो सकते थे वो किए गए। नहीं, उस तो पुलिस ने किया, अच्छा काम किया पुलिस ने बहुत ही बच्चों को बाहर निकाला सकुशल, और पुलिस का ऑपरेशन कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं है। सूर्य प्रताप जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता था, ये हालात नहीं पैदा होते। एमएलए साहब कह रहे हैं क्या कर सकते थे, साइको था। जी जी, भाई साहब, जब अब हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की ओर सपना देख रहे हैं तो हमें वो जीवन मूल्य लाने पड़ेंगे जैसे अमेरिका में एक एक जान की कीमत होती है। उस तरह से फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस का काम बहुत सराहनीय रहा, लेकिन साथ ही हमें अब ये रास्ते निकालने पड़ेंगे कि हम अपनी जेलों में, हर जेल में अभी हम केवल खांसी जुकाम बुखार के एक एक डॉक्टर दे पा रहे हैं। अब हमको चाहिए कि हम मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक अपने हर जेलों में तैनात करें और वहां इनका क्रिमिनल ट्रीटमेंट करें। मैंने इस पर रिसर्च की, एक दवा होती है हाइसाइमस होम्योपैथी में, उसको खिलाइए तो आदमी के गुस्सा और क्रोध और लालच का लेवल एकदम से कम हो जाता है। एक बीमारी होती है क्लिप्टोमेनिया, चोरी की बीमारी, ये ज्यादातर अपराधी बीमार होते हैं मानसिक रूप से, इनके सबको पकड़कर जेलों में इलाज की जरूरत है। और ये साथ ही मेंटली क्रिमिनल लोगों का, कुछ मेंटली क्रिमिनल, तो आप ये कह रहे हैं साहब, तो उनके बाप भी क्रिमिनल थे, जेनेटिकली क्रिमिनल। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि जब इतने लंबे समय तक ये शख्स जेल में रहा, उस वक्त इसका अगर इलाज किया गया होता, और जो डॉक्टर आशुतोष ने भी बताया, सुन रहे हैं आप नागेंद्र जी? जी। तो शायद कल की घटना नहीं होती। सवाल ये है, तो ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल इसको रोका जा सकता था, और आगे ऐसे ना हो घटनाएं, इसके लिए इसीलिए तो हम चाहिए कि बात ऐसे कर रहे लोगों को, हैं, इसलिए तो हम मंथन कर रहे हैं। लोग बड़े खतरनाक हो सकते हैं, इनका इलाज किया जाए और
हर जिले में एक एक पब्लिक ग्रीवांस लोक शिकायत अधिकारी तैनात किया जाए जो ऐसे लोगों की शिकायतें सुन के समाधान करावे, मदद करे। हर जिले में एक सीनियर कमिश्नर लेवल का अफसर लगा दिया जाए जो अपने देश में लोक शिकायतें सुनने का सिस्टम बड़ा कमजोर है, इसको बेटर करने की जरूरत है। हमारी कोर्ट्स ओवरबर्डन हैं। अब आपको लगता है साहब लोग कम हैं और अदालतें खोलने की जरूरत है। हर जेलें हमारे ओवरबर्डन है, अदालत खोली जाए, अपराधी सुधार, किसी अपराधी को मारना या उसको जेल में रखने का मकसद ये नहीं है। मौके पर लोगों की बात सुन के समाधान करे। जी बिल्कुल नागेंद्र जी, अब आपको लगता है कि सबक सीखने को है कल की घटना से? नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, हाँ। कल की ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात अगर आप कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और किसी भी क्रिमिनल को किसी भी तरीके का परिचय नहीं दिया जाता है कहीं। और जो कानून जैसा कार्य, कानून के विरुद्ध जो कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वही कार्रवाई हुई। और जितने सावधानीपूर्ण कार्रवाई हुई कि 2300 बच्चे सुरक्षित निकाले गए। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। मतलब कानून जो कल कार्रवाई हुई उस पर तो काबिल तारीफ है नागेंद्र जी, उसका श्रेय आपको है। और आप भी गए, आपने बात की, आपने कोशिश भी की, ये आप पर भी वो फायर करने की कोशिश कर रहा था। घटना आपके साथ हो गई, अब आप उस घटना का निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए आप, हाँ। उसको समझाने के लिए मैं उसके बिल्कुल पास में था। हाँ। और एक आदमी ने कहा कि हाँ सामने विधायक जी, मैंने कहा सामने खड़ा हूँ, तो उसने फायर किया और उस आदमी के गोली लगी। ये आदमी अगर आप इसे मानसिक रूप से विकसित नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? नहीं, था ही मानसिक रूप से विकसित, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इलाज हुआ क्या? बिल्कुल 10 सालों जेल में रहा वो। ये सवाल है, क्या उसको मनोवैज्ञानिक से मिलाया गया? क्या मनोचिकित्सक ने इलाज किया? आज की नाम सुधार ये पूछ रहे नागेंद्र जी आपसे। नागेंद्र जी, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 32 से 35 जिलों में साइकेट्रिस्ट उपलब्ध है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी पूरे प्रदेश में नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक चिकित्सक आप नहीं दे पाए हैं मानसिक रोगों का। यह सरकार की जिम्मेदारी है। हर जेल के अंदर एक मानसिक चिकित्सक होना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर 4 में से 1 आदमी को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो जेलों में ये 3 गुना ज्यादा है। 100% सभी को तो हर जेल में आपको एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास मार्केट में लोग नहीं हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस में साइकेट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट खोलिए ताकि ट्रेंड लोग आए और तब आपको सर्विसेज दें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कल जो किया बहुत अच्छा किया, सरकार लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नागेंद्र जी, आप समझिए बात को। आप पर कोई आरोप नहीं है, हम भविष्य की योजना बना रहे हैं कि कैसे महफूज रखें समाज को ऐसे राक्षसों से। कैसे कोई व्यक्ति इतना बड़ा राक्षस बन जाता है समाज के बीच में, ये सवाल है। कैसे हम उससे बच सकते हैं नागेंद्र जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे राक्षसों को समाज पहले से को ऐसे पता इलाज लगाकर की हम जरूरत लोग है, ये बात सही करने है। का प्रयास करें, लेकिन- इलाज करा दें। जी हेलो जी जी, समाज में ऐसे चिकित्सकों की जरूरत है, ऐसे काउंसलर की जरूरत है। इस तरह बढ़ ये के बात समाज सही को है आपकी, पीड़ित न कर लेकिन सके। इसमें अभी धीरे से समय लगेगा। और मैं समझता हूँ हर वो आवश्यकता जो समाज के लिए उपयोगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी उसको करने के लिए प्रयासरत है और पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी दिक्कत यह भी है डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, हमारे देश में, हमारे समाज में, कि जैसे ही आप मनोचिकित्सक का नाम लीजिए, हर जिला मुख्यालय पर एक वरिष्ठ अधिकारी जनता की शिकायतें सुनने के लिए एक विभाग बना दिया जाए, एक अधिकारी बना दिया जाए जो पब्लिक वेलफेयर अफसर हो, जो खाली शासन न करे, जनता का कल्याण जैसे विधायक जी लोग अपनी जन भावना, जन सेवा की भावना से करते हैं, इसी तरह कोई उनको मदद करने के लिए अधिकारी भी हो और पब्लिक की मदद करे हर जिला मुख्यालय पे बैठ के, क्योंकि बहुत शिकायतें रहती हैं और सबका निस्तारण उतनी सहृदयता, संवेदनशीलता से कर्मचारी लोग नहीं करते हैं। मनमोहन जी,
आपको लगता है कि बहुत तरह के सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं इन दिनों प्रदेश में लगातार, सरकार का ऐसा लगातार दावा भी है और दिखता भी है। क्या इस दिशा में काम हो रहे हैं? जेल सुधार, जेल में बहुत तरह के सुधार की जरूरत है। हम अपराधियों को ठूसने के लिए जेल नहीं बनाते हैं, अपराधियों को सुधारने के लिए जेल बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात जो आ रही है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि ये आदमी डिरेल्ड था, मेंटली ये मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी डील करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये सोसाइटी और समाज और सरकार तीनों का दायित्व है कि ऐसे लोगों को भी डील करने के लिए, ऐसे लोगों को भी थोड़ा ठीक करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, मनोचिकित्सक की, डॉक्टर्स की। और एक तीसरी बात मुझे लगता है जो इस फोरम पे जरूर आनी चाहिए आपके द्वारा, कि ये जो सोशल मीडिया है जो ऐसी माइंडसेट को और बढ़ाता है कि बच्चों को होस्टेज ले लो, कहीं जैसे आपने शुरुआत में उल्लेख किया कि अमेरिका में होता था, इंग्लैंड में होता था कि स्कूलों में बच्चे जाते थे गन लेके और बच्चों को होस्टेज ले लेते थे, अंधाधुंध फायरिंग करते थे। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पढ़ के देख के अब हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी अब ये चीज़ आप एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। आगे ऐसा नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, ये जो तमाम इस टाइप की चीज़ें जो सर्कुलेट करती रहती हैं हमारे आसपास, इन चीज़ों पे भी प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस पे भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, जेल की छोड़िए, मैं आता हूं जो भाई साहब कह रहे हैं कि किसी तरह ग्लोरिफिकेशन करना, अपराध को ग्लोरीफाई करना, इस पर जरूर प्रभावी रोक लगना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना था कि बैन ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती प्रथा की चर्चा, उसकी तारीफ पर रोक लगाई गई थी। उसी तरह क्राइम पर उसको कोई आदमी क्रिमिनल का इंटरव्यू न छापे, क्रिमिनल का इंटरव्यू टीवी पर न दिखाया जाए, सिनेमा में क्राइम को डिटेल कि कैसे क्राइम करता है वो न दिखाया जाए, नहीं तो बदमाश लोग उससे सीख कर और क्राइम करते हैं। साफ तौर पे और अच्छी बातें ज्यादा से ज्यादा दिखाई जाएं। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर होने चाहिए, नियम बनने चाहिए कि इनको रोका जाए। ओके, ये शख्स देखिए कि मर्डर के मामले में सजा याफ्ता था, गुस्सैल था, बार बार पे बात पे हिंसा पे उतारू रहता था, जो इसकी जो पर्सनालिटी थी। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, पर्सनालिटी एनालिसिस, कोई व्यक्ति क्या एक असामान्य व्यवहार से अलग तो नहीं कर रहा, इसकी देखरेख तो हमारे समाज में टैबू है। अगर आप किसी को कह दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या साइकियाट्रिस्ट से ओपिनियन लो, तो लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं क्या। ये टैबू आज भी कैसे बरकरार है, इसको दूर करना होगा। सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए लागू होता है। हाँ, बहुत से सनकी लोग होते हैं। सर, ऐसा है कि ये स्टिग्मा तो है ही, समाज में ऐसा स्टिग्मा है अभी भी कि मतलब मनोवैज्ञानिकों और इन लोगों से मिलने में मतलब हम इस तरीके का वो फील करते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती हो रही है या मतलब हमें डिमार्केशन किया जा रहा है। लेकिन यही सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम जरा से सर्दी जुकाम बुखार पे डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, कभी इसको छुपाते नहीं कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में हम छुपाते हैं। तो इस सोच को जो है बदलने की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तमाम सुसाइड इसी चक्कर में बच्चे करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं अवेयर हैं कि इसको इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये खाली समझाने से नहीं मानेगा। तो इस तरीके का जब तक आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू इस तरीके के चेंजेस लाने की आज बहुत ज़रूरत है जी। और इसमें आप लोग पहल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, साफ तौर पर, जिससे कि हम आराम से उस व्यक्ति को ट्रीट कर सकें। हाँ। जो थोड़े से ट्रीटमेंट, तो थोड़ी जैसे कहते हैं ना एरर है यहाँ पर, उसे हम रेक्टिफाई कर दें। साफ तौर पे हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई जन्मजात ना अपराधी होता है, ना हिंसक होता है और ना ही विकृतियां होती है जन्मजात। हमने समाज जो बनाया है उसमें बहुत सारे हालात हम पैदा करते हैं जिससे ये व्यक्ति बनता है। या फिर अगर कोई मानसिक तौर पर किसी में कोई दिक्कत है तो उसका वक्त रहते अगर इलाज हो तो शायद हम बहुत सारे अपराधी बनने से पहले ही उसे सुधार देंगे, रोक देंगे। और हमारे शरीर की तुलना में हजारों गुना ज्यादा जटिल है हमारा दिमाग और उसी से सब कुछ तो तय होता है। तो जरा इस पर भी ध्यान देना होगा, चाहे वो अपराधी हो या आम लोग। मानसिक सेहत का हमें ख्याल रखना होगा। धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रीति।